हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए समान हिंदी जनरल हिंदी का शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है, जो कि सभी एग्ज़ामों जिसमें कि समान हिंदी आपसे पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सामान्य हिंदी समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? भाषा मीन्स लैंग्वेज क्या होती है। परस्पर भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन या माध्यम है, जिसे हम मीडियम भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र या अध्ययन है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। फिर नेक्स्ट है भाषा की कौन सी लिपि होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो सबसे पहले हिंदी एवं संस्कृत की, इसकी क्या लिपि है? देवनागरी। फिर है उर्दू, उर्दू की क्या लिपि है? फारसी। फिर तीसरा क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि होती है? रोमन। फिर चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पंजाबी भाषा की क्या लिपि होती है? गुरुमुखी। नेक्स्ट है वर्णों के भेद। वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, वैसे हिंदी भाषा में क्या है? वर्ण। वर्ण के दो टाइप, दो भेद होते हैं। पहला क्या है? स्वर, जिसे हम वोवेल्स कहते हैं। ये कितने होते हैं? 11 11। दूसरा है व्यंजन, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये कितने होते हैं? 39 39। अब हम स्वर की बात करेंगे, वोवेल्स की। ये क्या होता है? हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उससे हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, ये सब क्या है? स्वर। अब स्वर के भी कई प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछते हैं। पहले हाथ स्वर। हाथ स्वर बोलने में कम समय लगता है। उदाहरण क्या होगा? छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री। फिर दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में हाथ स्वर से दुगना समय लगता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड, कि दीर्घ स्वर को बोलने में हाथ स्वर से दुगना समय लगता है। इसका उदाहरण क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है फ्रेंड। फिर तीसरा क्या है? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर को बोलने में हाथ स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, ठीक है फ्रेंड। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। स्वर के बाद हम व्यंजन देखेंगे। वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार, 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है? स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के बोलने, उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। मीन जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारी टंग, जीभ हमारे माउथ के डिफरेंट पार्ट को टच करती है। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा? का से लेके माँ तक जितने भी व्यंजन है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं स्पर्श करती, ठीक है फ्रेंड। मीन्स जब हम इन व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी टंग हमारे माउथ के डिफरेंट पार्ट को पूरी तरह टच नहीं करती। एग्जाम्पल क्या होगा? या, रा, ला, वा। ये भी एग्जाम में पूछता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप याद रखिए क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम लिंक के थ्रू मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से रगड़ खाने के बाद वायु में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है, जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से हीट जनरेट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शह, शह, सा, हा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा शह, शह, सा और हा। अब हम और भी प्रकार के व्यंजन देख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अल्प प्राण व्यंजन। ये क्या होता है? इन व्यंजनों को बोलने में वायु की मात्रा कम शक्ति के साथ बाहर निकलती। मीन्स इन व्यंजनों को बोलने के लिए हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है। इसका उदाहरण क्या होगा? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा। जैसे हम अगर का वर्ग की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होगा? अल्प प्राण, ठीक है फ्रेंड। फिर अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें महाप्राण व्यंजन।
तो इस प्रकार के व्यंजन को बोलने में वायु अधिक शक्ति के साथ बाहर निकलती, मीन्स इन व्यंजनों को बोलने में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका उदाहरण क्या होगा? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा शह, श्याह, सा और हा। जैसे का उपवर्ग हम ले लेंगे तो दूसरा और चौथा। अगर हम बात करें इवन प्लेस की तो ये क्या होगा? महाप्राण। अगर हम ऑड प्लेस की बात करेंगे तो ये क्या होगा? अल्प प्राण। ठीक है फ्रेंड, तो ये डिफरेंट आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम अगला इंपॉर्टेंट व्यंजन का प्रकार देख लेंगे। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये क्या होता है? एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाला व्यंजन। इसमें एक से ज़्यादा व्यंजन ऐड होते हैं तब ये व्यंजन बनता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा? जिसको हम कहते हैं छ। ये किससे बनेगा? ये का और शा से बनेगा। फिर है त्रा, ये किससे बनेगा? ता और रा। ये एक व्यंजन, ये दूसरा व्यंजन। फिर है ज्ञा, ये किससे बनता है? जा और इया से। फिर है शा, जिसे हम परिश्रम कहते हैं ना, तो उसमें ये वाला वर्ण लगता है। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है शह और रा से। अगला टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में कम से कम एक दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे मुंह के कौन कौन से भाग होते हैं जिससे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। ये हो गया कंठ मीन्स गला, ये ओष्ठ मीन्स होठ, दंत मीन्स दांत, दंत मूल दांत का ऊपरी हिस्सा, नासिका नाक, मूर्धा हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा जिसे हम छत भी कहते हैं अपने मुंह की। फिर ये तालू, तालू क्या होता है? मुंह का पीछे वाला हिस्सा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम कंठ की बात करें, कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, हा, छोटा आ, बड़ा हा। इन वर्णों को आप बोल के भी चेक कर सकते हैं कि वो हमारे मुंह के किस भाग से बोले जा रहे हैं। जैसे हम का बोले तो आपको ये पता चलेगा कि हम गले की मदद से का बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर दूसरा है दंत, दांत से ता, था, दा, धा, ना, सा। इसको भी बोल के आप चेक कर सकते हैं। ता, ये मतलब दांत की हेल्प से बोले जा रहे हैं। फिर अगर हम ओष्ठ की बात करेंगे, होठ की, तो पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ, बड़ा हो। फिर अगर हम मूर्धा की बात करेंगे, हमारा मुंह का ऊपरी हिस्सा, तो टाठा, डाढ़ा, अड़ा, री और श्या। फिर अगर तालू की बात करेंगे, मुंह का पीछे वाला हिस्सा, तो इससे चाछा, जाझा, इया, या, शाह, छोटी ई, बड़ी ई। हमारे मुंह के और भी भाग हैं जिससे हम कई वर्णों का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले नासिका, नाक से छोटा ड़ा, या, रा, ना, मा। फिर दंड मूल, दांत का ऊपरी हिस्सा, रा, ला। अगर आप रा बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दांत के ऊपर वाले हिस्से से इस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं। फिर दांत और होठ की मदद से हम वा बोलते हैं। होठ और कंठ की मदद से हम ओ, औ, आ बोलते हैं। फिर कंठ और तालु दोनों की मदद से हम क्या बोलते हैं? ए और ए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा शब्द। शब्द क्या है? वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड, जब दो या दो से ज्यादा वर्ण मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? शब्द। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग क्या है? तत्सम शब्द। अब ये तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या होगा? पवन, बालक, अग्नि, जल, ये सब क्या है? तत्सम शब्द। फिर अगर हम तद्भव शब्द की बात करेंगे तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित करके हिंदी में आए हैं। जैसे उदाहरण हमारा क्या होगा? सूरज, सांप, छाता, दही, पिता आदि। यहाँ पर आपको तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है फ्रेंड, तो तत्सम में घट होता है और तद्भव में घड़ा होता है। इसी तरह तत्सम में कपोत होता है और तद्भव में क्या होता है? कबूतर। ये जितने भी शब्द हैं ये सब संस्कृत भाषा में हैं। और तद्भव क्या होते हैं? जैसे आपको पहले बताया गया है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह एला को हम क्या कहते हैं? इलायची। ताम्र ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तांबा। फिर वृषभ, इसका तद्भव क्या होगा? बैल। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगर हम वानर की बात करें तो वानर तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? बंदर। फिर सरसर, इसका मतलब क्या होता है? सरसों। फिर घोटक का मतलब होता है घोड़ा। कृषक जो कि तत्सम में है, इसका तद्भव क्या होगा? किसान। इसी तरह स्तंभ, स्तंभ क्या है? वो संस्कृत भाषा का शब्द है
फिर अगर ये हिंदी भाषा में रूप परिवर्तित करके आया तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो स्तंभ का तद्भव क्या होगा? खंबा। ठीक है फ्रेंड। शब्द का तीसरा प्रकार क्या है? विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या होगा? स्कूल, रेडियो, कंप्यूटर, गरीब, कमीज, ये सब क्या है? विदेशी शब्द। फिर चौथा प्रकार क्या है? देशज शब्द। ये क्या होते हैं? जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं आए हैं तथा जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है अपितु हिंदी भाषा में ही बना लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? जूता, थैला, पगड़ी, पेट, ये सब क्या है? देशज शब्द। फिर अगला टाइप क्या है? संकर शब्द। ये क्या होते हैं? दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी, और गाड़ी, गाड़ी क्या है? वो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी क्या है? संकर शब्द। ये एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है। सबसे पहले संवृत स्वर। ये क्या होते हैं? बोलने में मुंह कम खुलता है, मतलब इन स्वर को जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह कम खुलता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इन स्वरों को आप बोल के भी चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? विवृत स्वर। बोलने में मुंह ज्यादा खुलता है। इसका उदाहरण क्या होगा? बड़ा आ, ओ, औ। ये विवृत स्वर का जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी, पीसीएस और यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। संवृत मतलब मुंह कम खुलता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और विवृत स्वर का मतलब इन स्वर को बोलने में मुंह हमारा ज्यादा खुलता है। उदाहरण क्या होगा? बड़ा आ, ओ, औ। अगला टॉपिक है हमारा कारक, जिसे हम इंग्लिश में केस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होने का बोध होता है। कई बार ये डेफिनेशन ही पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड। ये डेफिनेशन आपको दे देगा और ऑप्शन रहेगा कारक, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, ये सब रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कारक। फिर कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह अथवा विभक्ति अथवा परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन में विभक्ति या परसर्ग भी हो सकता है, तो आप इसका ध्यान भी अच्छे से रखिएगा। अब हम कारक और उसका कारक चिन्ह देख लेंगे, साथ ही साथ हम एक उदाहरण भी देखेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले कारक कर्ता। कर्ता के लिए हम कारक चिन्ह ने का यूज करते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? आशीष ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है फ्रेंड। फिर अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म के लिए कारक चिन्ह को का यूज करते हैं। उदाहरण हमारा क्या होगा? राम ने रावण को मारा। फिर नेक्स्ट है करण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होगा? के साथ, के द्वारा या से। तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण हमारा क्या है? अमित पेन से लिख रहा है। फिर नेक्स्ट है संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए, को। उदाहरण हमारा क्या होगा? गांधी जी ने देश के लिए जान दे दी। फिर नेक्स्ट है अपादान। इसमें क्या कारक चिन्ह है? से। जैसा कि आप देख सकते हैं करण के लिए भी से का यूज हो रहा है और अपादान के लिए भी से का यूज हो रहा है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, करण के लिए जब हम से का यूज करेंगे तो वो हेल्प के लिए होता है या फिर जोड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर हम अपादान की बात करेंगे तो उसमें से कारक चिन्ह का इस्तेमाल अलग होने के लिए करता है। यही दोनों में डिफरेंस है और यही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसका उदाहरण हमारा क्या होगा? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। फिर संबंध कारक। इसके लिए का, की, के। उदाहरण हमारा क्या होगा? लव कुश श्री राम के पुत्र थे। फिर नेक्स्ट है अधिकरण। इसमें में पर कारक चिन्ह का यूज होता है। उदाहरण हमारा क्या होगा? अनुज कुर्सी पर बैठा है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट कारक क्या है? संबोधन। इसके लिए हम कारक चिन्ह क्या यूज करते हैं? हे, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ठीक है फ्रेंड। अरे, ये साइन होता है। इसका उदाहरण हमारा क्या होगा? मित्रों, इधर आओ। एक और है हमारा अरे बालक। ठीक है फ्रेंड। तो आप उदाहरण देख के और ये साइन देख के समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, इन दोनों पे अंतर आपसे पूछा जाता है।
तो अगर हम सर्वनाम की बात करें, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। बिल्कुल ईजी है, सभी को पता रहता है। लेकिन अगर हम ये देखें, जो सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। परीक्षाओं में ये परिभाषा, डेफिनेशन ही आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है फ्रेंड। अगर हम उदाहरण की बात करें, तो वह सो रहा है, यहाँ पे वह क्या है? वो सर्वनाम है। अगर हम ये बोल दें वह आदमी सो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह दूसरा उदाहरण क्या है? ये लड़ रहे हैं, तो ये है सर्वनाम। अगर हम बोल दें ये लड़के लड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा क्रिया और उसके रूप। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम धातु देखेंगे। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जाम में पूछा है कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धातु। कौन से एग्जाम में पूछा था? यूपी पीसीएस सीसैट पेपर में। ठीक है फ्रेंड। उदाहरण हमारा क्या होगा? जैसे देख, लिख, खा, पी, आ, गा, ये सब क्या है? धातु। अगर हम धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? क्रिया। ठीक है फ्रेंड। धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। उदाहरण हमारा क्या होगा? देख, ये क्या धातु है? प्रत्यय ना जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? देखना, ये क्रिया हो जाएगी। इसी तरह लिख धातु में प्रत्यय ना जोड़ देंगे, देखना। इसी तरह खाना, इसी तरह पीना, आना, गाना, ये सब क्या हो जाएंगी? क्रिया। नेक्स्ट है हमारा क्रिया के भेद, टाइप ऑफ वर्ब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये फिक्स रहता है। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे नोट क्या है? सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, मीन्स सेंटेंस में कर्म जरूरी होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो रवि पानी पीता है। रवि क्या है? वो कर्ता है, मीन्स सब्जेक्ट। पानी क्या है? वो कर्म है, ऑब्जेक्ट। पीता क्या है? वर्ब, क्रिया। इस तरह अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, अभय किताब पढ़ता है, तो किताब क्या है? वो ऑब्जेक्ट, मीन्स कर्म। अभय क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट। और पढ़ता क्या है? वो वर्ब, क्रिया है। तो हम देख सकते हैं दोनों ही एग्जाम्पल में यहाँ पे कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट है, तो ये क्रिया हमारी कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें अकर्मक क्रिया, ये क्या है? जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक में किस पे पड़ रहा था? कर्म पे। लेकिन अगर हम अकर्मक की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। नोट हमारा क्या है? यहाँ पे नोट हम देख लेंगे। कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्रिया में क्या अथवा किसको लगा के प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर में कोई कर्म प्राप्त ना हो तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। इसको हम उदाहरण से अच्छे से देखेंगे। जैसे रवि सो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्रिया है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? अकर्मक। फिर दूसरा क्या है? नरेंद्र हंसता है। नरेंद्र क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हंसता ये क्या है? ये वर्ब है। यहाँ भी हमारा कर्म नहीं है, तो ये हमारी क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। अगर हम देखें तो हंसना, मरना, डरना, उठना, बैठना, भागना, जाना, रोना, सोना आदि क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती है। अगर ये क्रियाएं आपके वाक्य में हैं तो आप डायरेक्ट अकर्मक क्रिया पे टिक कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक, सकर्मक सा प्लस कर्म प्लस का, मीन्स कर्म के साथ। अगर कर्म के साथ है तो सकर्मक। अकर्मक आ का जनरली हम निगेटिव के सेंस में यूज करते हैं, मीन्स कर्म के बिना। तो आ प्लस कर्म प्लस का मीन्स अगर कर्म के बिना हो तो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अव्यय एवं उसके भेद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपको बताया जा रहा है। अगर हम देखें तो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम अव्यय की बात करें तो अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये डेफिनेशन ही आपसे
एग्जाम में पूछ लेता है। जो लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अव्यय। ये सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, अतः इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कहाँ, कब, और, लेकिन, धीरे, वह आदि, ये सब क्या है? अव्यय। अगर हम अव्यय की बात करें तो अव्यय के 5 प्रमुख भेद हैं, 5। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला टाइप क्या है? क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, आज मैं बहुत दौड़ा, तो ये क्या है? क्रिया। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इस तरह अगर हम ये एक और उदाहरण देखें, उसने आज बहुत आम खाए, तो यहाँ पे बहुत किस तरह इस्तेमाल होगा? विशेषण की तरह। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रिया के पहले ये लगा दे अव्यय, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि वाक्य में क्रिया विशेषण कहाँ है, तो आपको वाक्य सारे पढ़ने हैं और चेक करना है कि कहाँ पे क्रिया विशेषण है। अव्यय का दूसरा प्रकार हमारा है संबंध बोधक, जिसे हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। आप कहेंगे प्रीपोजिशन तो इजी है, सभी को पता होगा, लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पल समझना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा संबंध बोधक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, आपको एक उदाहरण दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें यहाँ जो शब्द है वो किस तरह यूज हो रहा है? क्रिया विशेषण की तरह यूज हो रहा है, संबंध बोधक की तरह यूज हो रहा है, विशेषण की तरह यूज हो रहा है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है। संबंध बोधक क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। जैसे यही एग्जांपल हमारा है, वह यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पे जो ये इस्तेमाल हो रहा है ये क्रिया विशेषण की तरह यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, वह राम के यहाँ ठहरा है, तो के यहाँ इस सर्वनाम का संबंध सभी जितने भी वाक्य के दूसरे शब्द हैं उनसे कर रहा है, तो ये एज अ किस तरह यूज होगा? संबंध बोधक की तरह। ठीक है फ्रेंड, अव्यय का तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक, जिसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं। जो शब्द दो अथवा दो से ज्यादा शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे और, तथा, एवं, परंतु, ताकि, क्योंकि आदि। इनमें से एक आपको क्वेश्चन में दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से अव्यय का प्रकार है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? समुच्चय बोधक। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अव्यय का चौथा प्रकार क्या है? विस्मयादि बोधक, जिसे हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ये शब्द भाव जैसे शोक, हर्ष, घृणा, भय, आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं। इसे आप वाक्य में आसानी से समझ लेंगे कि ये कौन से प्रकार का अव्यय है। फिर अव्यय का पांचवा लास्ट टाइप कौन सा है? निपात, जिसे हम पार्टिकल भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। जो अव्यय किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ पे विशेष बल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात या पार्टिकल। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे बस आप ही आएंगे, तो आपके बाद ये लग गया है जो कि अर्थ पे विशेष बल दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निपात। फिर दूसरा क्या है? मुझे इस विषय की जानकारी मात्र है, तो जानकारी के बाद ये लग रहा है जो कि विशेष बल दे रहा है किस पे? अर्थ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निपात। ठीक है फ्रेंड, अगला टॉपिक है हमारा उपसर्ग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। आप समझ ही गए होंगे कि जो शब्द पहले लगते हो। ठीक है फ्रेंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता है। जो शब्दांश, सॉरी यहाँ पे होगा वे शब्दांश जो शब्दों से लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को पूरा बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे उपसर्ग यहाँ पे दिए गए हैं, उनका अर्थ दिया गया है और उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले अउपसर्ग, इसका मतलब क्या होता है? नहीं। उदाहरण हमारा क्या होगा? अज्ञान, अधर्म, अन्याय। फिर सुपसर्ग, इसका अर्थ होता है अच्छा या अधिक। इसका उदाहरण हमारा होगा सुगम, सुपुत्र। फिर नेक्स्ट है हमारा नियुपसर्ग, इसका अर्थ होता है विशेष या अच्छी तरह। उदाहरण हमारा होगा निवास, निवारण। फिर नेक्स्ट क्या है? सम उपसर्ग, इसका अर्थ होता है साथ या समान। इसका उदाहरण हमारा होगा समाधान। फ्रेंड्स, आप और भी उपसर्ग जो कि पिछले
पेपरों में पूछे गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। उपसर्ग के बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय, जिसे हम सफिक्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो शब्दांश अन्य शब्दों के अंत में जोड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे प्रत्यय ई हो गया, आओ हो गया, पन हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो प्रत्यय ई का उदाहरण हमारा क्या होगा, सावधानी, जैसे आप देख रहे हैं लास्ट में क्या लगा है, नी। इस तरह अगर हम आओ की बात करें तो सजावट। ठीक है फ्रेंड, इस तरह अगर हम पन की बात करें तो लास्ट में क्या है, बचपन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समास, जिसे हम कंपाउंड भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, अर्थात समस्त पद, उसे हम क्या कहते हैं, समास। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद, जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मीन्स जो पहला पद है वो मेन होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसकी पहचान क्या है, पहला पद में क्या हो, अनु हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, हर हो। अगर पहले पद में आपको ये सभी दिख रहे हैं तो वो कौन से प्रकार का समास होगा, अव्ययी भाव समास। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रतिदिन, पहला पद प्रति है और दूसरा पद दिन है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और दिन का मतलब दिन ही होता है, तो मतलब प्रत्येक दिन। तो जो ये प्रति है वो मेन है। ठीक है फ्रेंड, फिर इसी तरह अगर हम यथाशक्ति देखें, मीन शक्ति के अनुसार, यथा मतलब होता है अनुसार, तो यथा क्या है, वो मेन है, मीन्स पहला पद, शक्ति क्या है, वो दूसरा पद है। तो यहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास। इसी तरह आजीवन, आ यहाँ पे पहला पद और जीवन दूसरा पद। आ का मतलब होता है बिना, जीवन के बिना। ठीक है फ्रेंड, तो आ यहाँ पे मेन है, इसलिए अव्ययी भाव समास। इसी तरह भर पेट, भर क्या है, पहला पद, जिसे पूर्व पद भी कहते हैं, और पेट क्या है, दूसरा पद। यहाँ पे भर मीन्स पेट भर के, तो यहाँ पे भर क्या है, वो मेन है, मीन्स प्रधान है, इसलिए कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। इसी तरह हाथों हाथ। ठीक है फ्रेंड, समास का अगला प्रकार क्या है, तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, वह समास जिसमें दूसरा पद अथवा शब्द प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह से, का, के लिए एक और होता है में, ये क्या होता है, लुप्त हो जाता है। मीन्स अगर हम शब्द को पहले पद और दूसरे पद में ब्रेक करेंगे तो उनके बीच में क्या लग जाएगा, ये कारक चिन्ह से, का, के लिए, में। इसे हम उदाहरण में अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण क्या है, शरणागत, अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, शरण में आया हुआ, तो यहाँ पे में आ गया है, तो ये हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड, इसमें पहला पद दूसरा पद भी देख लेंगे। पहला पद क्या है, शरण, और दूसरा क्या है, गत। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे दूसरा पद इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है। ठीक है फ्रेंड, मीन्स शरण में आया हुआ। इस तरह पवन पुत्र मीन्स पवन का पुत्र, यहाँ पे का आ गया कारक चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पहला पद पवन, दूसरा पद पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र क्या है, वो मेन है, इसलिए तत्पुरुष समास। फिर तीसरा क्या है, ऋण मुक्त, ऋण क्या है, पहला पद, और मुक्त क्या है, वो दूसरा पद, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, वो प्रधान है। मीन्स अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो ऋण से मुक्त, कारक चिन्ह से आ गया, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्या है, राजाज्ञा, मीन्स यहाँ पे पहला पद राजा और दूसरा पद आज्ञा, तो आज्ञा यहाँ पे मेन है, दूसरा पद, इसका मतलब तत्पुरुष समास। अगर हम कारक चिन्ह देखेंगे तो राजा की आज्ञा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह गौशाला, पहला पद गौ और दूसरा पद शाला, मीन्स गौ के लिए शाला, तो कारक चिन्ह भी आ गया, और दूसरा पद क्या है, वो मेन है, इंपॉर्टेंट है, प्रधान है, तो हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, समास का तीसरा प्रकार है बहुव्रीहि समास। ये क्या होता है, वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। इसमें
ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद, लेकिन जो समस्त पद होगा वो किसी दूसरे मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे उदाहरण महावीर, इसको अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान वीर है जो, ये क्या होगा, हनुमान जी। इसी तरह पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। समास तो ये है लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विष्णु भगवान जी को, तो ये हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ये तो पद हो गया लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी दूसरे अर्थ को, मीन शंकर भगवान जी को। तो ये हमारा कैसा हो गया, बहुव्रीहि समास। अब समास के चौथे प्रकार को हम देख लेंगे, द्वंद्व समास। ये बिल्कुल इजी है, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह मीन्स अलग करने पे और अथवा या लग जाता है, ठीक है फ्रेंड, लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है फ्रेंड। उदाहरण हमारा क्या होगा, भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ पे और लग गया तो द्वंद्व समास। इस तरह ठंडा गरम, ठंडा या गरम, आपको ये भी देखना है कि और कहाँ यूज करना है और या कहाँ यूज करना है, ठीक है फ्रेंड। फिर राजा प्रजा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो बीच में और आ जाएगा। इसी तरह ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब किस तरह के समास हो गए, द्वंद्व समास। आपको क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल दे देगा और आपसे ये पूछेगा ये कौन से प्रकार का समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, ये सब पूछ लेगा, ठीक है फ्रेंड। समास का पांचवा प्रकार क्या है, द्विगु समास, ठीक है फ्रेंड। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। मीन्स जो पहला पद होता है वो एक नंबर के फॉर्म में होता है और एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है, उससे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। उदाहरण हमारा क्या होगा, चौराहा, तो यहाँ पे पहला पद क्या है, चौ, चौ का मतलब होता है चार, मीन्स चार राहों का समूह। इसी तरह सप्त ऋषि, पहला पद क्या है, सप्त मीन्स होता है सात, ऋषियों का समूह, ये कैसा होगा, द्विगु समास। फिर अष्टाध्यायी मीन्स पहला पद क्या है, अष्ट मीन्स इसका मतलब होता है आठ, आठ अध्यायों का समूह। तो ये सब कैसे समास हो गए, द्विगु समास। समास का आखिरी प्रकार है कर्मधारय समास। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इसी समास में रहता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब ये उपमान उपमेय होता क्या है, उपमान ये क्वालिटी है और उपमेय क्या है, जिसकी क्वालिटी बताता है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह विशेषण और विशेष, विशेष क्या है, जिसकी क्वालिटी बताई जा रही हो विशेषण की मदद से। इसी तरह उपमेय की क्वालिटी उपमान की मदद से बताई जाती है। इसको हम उदाहरण से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, नील गगन, पहला पद नीला, दूसरा पद गगन, ये क्या है हमारा उत्तर पद, ये हमारा क्या है उपमान, क्वालिटी नीला, और गगन क्या है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, नीला गगन, गगन कैसा है, आसमान नीला है, ठीक है। इस तरह महाराज, पहला पद महान और उत्तर पद क्या है, वो राजा, मीन्स राजा क्या है, वो उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही हो, या विशेष, और महान क्या है, वो उपमान है, क्वालिटी है, विशेषण है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह सज्जन, पहला पद सत जिसका मतलब होता है अच्छा, और दूसरा पद है जन जिसका मतलब होता है मनुष्य। तो यहाँ पे जन क्या है, वो उपमेय है या फिर विशेष जिसकी तुलना की जा रही हो, और सत अच्छा जिससे तुलना की जा रही हो, मीन्स अच्छा मनुष्य। इसी तरह हमारा चरण कमल, इसका मतलब है कमल के समान चरण। अब यहाँ पे चरण क्या है, वो उत्तर पद है जिसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, कमल से, ठीक है फ्रेंड। तो चरण हमारा उपमेय या फिर विशेष है और कमल हमारा क्या है, उपमान या फिर विशेषण। इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर, मान लीजिए एग्जामिनर का मूड खराब है तो वो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास एक साथ दे देगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना। तो हम देखेंगे बहुव्रीहि समास में कोई भी प्रधान पद नहीं होता है और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, जबकि कर्मधारय समास की बात करेंगे तो उसमें एक पद क्या होता है, विशेषण, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं।
तथा दूसरा पद क्या होता है विशेष। इससे आप दोनों के बीच में अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। समास के बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे संधि, जिसे हम ज्वाइनिंग भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है, कम से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। 2 वर्णों के परस्पर मेल से शब्दों के बीच में विकार, परिवर्तन, चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। संधि के 3 मुख्य भेद, 3 टाइप होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। मेनली आपसे स्वर संधि पूछता है, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना हो तो एग्जामिनर व्यंजन संधि भी पूछ लेता है। विसर्ग संधि बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि, जॉइनिंग अ वॉवल विथ अ वॉवल। स्वर से स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की क्या है दीर्घ संधि। इसका नियम क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों मिलके बड़ा आ हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे हम उदाहरण से देखेंगे। मान लीजिए ये क्या है हिमालय, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा छोटा, यहाँ पे बड़ा। तो नियम क्या है, छोटा बड़ा क्या हो जाता है बड़ा। मीन्स अगर छोटा आ से बड़ा आ मिले या फिर बड़ा आ से बड़ा आ मिले या फिर छोटा आ से छोटा आ मिले, सभी केस में बड़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है विद्या प्लस आलय, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये क्या हो जाएगा बड़ा। इसी तरह धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, ये क्या हो जाएगा छोटा प्लस छोटा बड़ा। मीन्स सभी केस में आप देखेंगे ये बड़ा हो जाता है, मीन्स दीर्घ हो जाता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। फिर अगर हम दूसरे नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम हमारा क्या है, यदि यहाँ पे छोटी ई होगा, ठीक है फ्रेंड, छोटी या बड़ी ई के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों मिलके बड़ी ई हो जाती है। जैसा कि पता है दीर्घ संधि में बड़ा हो जाएगा, सभी केस में बड़ी ई आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे, रवींद्र, रवींद्र का क्या होगा रवि प्लस इंद्र। इसी तरह हरि प्लस ईश, इसका क्या हो जाएगा हरीश। एग्जाम में आपसे दोनों ही पूछ लेगा, या तो ये दे देगा आपसे पूछेगा संधि विच्छेद करके बताओ, या फिर आपको ये दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको दोनों ही केस में पता होना चाहिए। इसी तरह रजनी प्लस ईश, ये क्या हो जाएगा रजनीश, इसमें बड़ी ई प्लस बड़ी ई बड़ी हो गया। इस तरह ऊ के केस में भी होता है, छोटे से बड़ा मिले, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, सब के केस में क्या हो जाता है बड़ा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे आप इजिली। अगर हम गुरु उपदेश की बात करें तो गुरु प्लस उपदेश, छोटा से छोटा बड़ा। फिर लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, छोटा प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी, बड़ा प्लस बड़ा बड़ा, सभी केस में दीर्घ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। इसका नियम क्या है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसे हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे नरेंद्र, इसका क्या होगा नर प्लस इंद्र, छोटा आ छोटी क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। इसमें आपको एक चीज और समझना है, जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये दोनों जो शब्द होंगे ये भी शुद्ध होने चाहिए हिंदी भाषा में। अगर हम नर को ये लिख दें तो ये तो होता ही नहीं है, ये होता है नर होता है, तो आपको ये भी देखना है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन में ये भी आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नर प्लस इंद्र एक ऑप्शन है, एक में हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको ये दे देगा। तो आपको ये भी देखना है कि ये दोनों जो शब्द हैं ये भी शुद्ध होने चाहिए हिंदी भाषा के नियम के अनुसार। ठीक है फ्रेंड। फिर महेंद्र का महा ये शुद्ध है, प्लस इंद्र ये भी शुद्ध है, तो बड़ा आ ई ए हो गए। इस तरह रमेश, रमा ये शुद्ध शब्द है, ईश ये भी शुद्ध है, हिंदी भाषा में वैलिड है, तो दोनों मिलके ए हो गए। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट नियम हम देखेंगे और क्या है, यदि छोटा और बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, पहले केस में आ और आ के बाद ए ई आ गया तो ए हो जाता था,
अब यहाँ पे आ और आ के बाद ऊ या ऊ हो जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण जैसे परोपकार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पर, यह भी हिंदी भाषा में शुद्ध है इसलिए वैलिड है। उपकार, ये भी वैलिड है। अगर उपकार को ये ना लिख के आपको ये लिख देता उपकार, तो ये क्या होता, रॉन्ग होता। हिंदी भाषा और व्याकरण के नियम के अनुसार उपकार होता ही नहीं, उपकार होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर गलती इसी में होती है, बाकी नियम तो सभी को याद हो जाते हैं, आपको शुद्ध अशुद्ध का भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे नियम बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आ प्लस ऊ हो गया, परोपकार ये मात्रा लग गई। इस तरह जलोर्मी, यहाँ पे जल शुद्ध है, उर्मी भी शुद्ध है। आ प्लस ऊ हो गया। महोत्सव, महा शुद्ध है शब्द है, उत्सव भी शुद्ध है। अगर उत्सव इस तरह ना लिख के उत्सव इस तरह लिख देता तब ये अशुद्ध हो जाता। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बड़ा आ ऊ ओ हो गया। फिर अगला नियम हम देखेंगे क्या है, यदि छोटा आ और बड़ा के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे राजश्री, ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, राजश्री का क्या होगा, राज शुद्ध है, ऋषि भी शुद्ध है। फिर यहाँ पे नियम देख लेंगे, आ प्लस आ अर हो जा, आ प्लस री, तो यहाँ पे अर हो गया। फिर महर्षि, तो यहाँ महा शुद्ध है, ऋषि भी शुद्ध है। ये दोनों में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे महा ना लिख के ये लिख देता महा प्लस ऋषि, एक ऑप्शन में आपको ये भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आपको ये टिक नहीं करना है, ये टिक करना है। ठीक है फ्रेंड, स्वर संधि का तीसरा प्रकार है, तीसरा टाइप क्या है, वृद्धि संधि। इसका नियम क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये वाली मात्रा लग जाती है। इसको हम देखेंगे उदाहरण से, एकाएक, ये क्या होगा, एक प्लस एक, एक शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। इसमें नियम क्या है, आ प्लस ए ऐ हो गया। इसी तरह सदैव, सदा प्लस एव, बड़ा आ ए ऐ हो गया। इस तरह महेश्वर, तो इसमें महा प्लस ऐश्वर। ठीक है फ्रेंड, बड़ा आ ए ऐ हो गया। फिर दूसरा नियम की बात करेंगे, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम देखेंगे, वनौषधि, तो क्या हो जाएगा, वन ये शुद्ध है, औषधि ये भी क्या हमारा शुद्ध है। आ प्लस ओ औ हो गया। इस तरह महौज, महा प्लस ओज, महा भी शुद्ध है, ओज भी शुद्ध है। आ प्लस ओ औ हो गया। इस तरह महोदय, ठीक है फ्रेंड, महोदय, तो इसमें क्या हो जाएगा, महा प्लस औदार्य, तो इसमें आ प्लस औ, इसमें क्या हो जाएगा, औ। इसको एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। स्वर संधि का चौथा प्रकार है, चौथा टाइप क्या है, यण संधि। इसमें नियम क्या है, यदि छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी आ जाए तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। उदाहरण देखेंगे, यद्यपि, इसको हम ब्रेक करेंगे, यदि प्लस अपि, यदि भी करेक्ट है व्याकरण के नियम के अनुसार और अपि भी करेक्ट है व्याकरण के नियम के अनुसार। ई प्लस आ क्या हो गया, या हो गया। फिर इत्यादि, इति प्लस आदि, इति भी सही है, आदि भी सही है। इसमें ई प्लस आ क्या हो गया, या। मात्रा का ध्यान रखना है, मात्रा किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो दूसरा होगा। ठीक है फ्रेंड, फिर न्यून, न्यून का क्या होगा, नी प्लस ऊन, ई प्लस ऊ क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है फ्रेंड, फिर प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ई प्लस ए क्या हो गया, ये हो गया। फिर देव्यागमन, ये क्या होगा, देवी प्लस आगमन। अगर यहाँ पे देवी ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता, आपको एक ऑप्शन में ऐसे लिखा दे देता, देवी प्लस आगमन, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ग्रामर के व्याकरण के नियम के अनुसार देवी ये रॉन्ग है, देवी ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका भी ध्यान रखना है। प्लस आगमन, तो बड़ी प्लस आ, ये क्या हो गया, या हो गया। इसी तरह उपर्युक्त, ऊपरी ये भी करेक्ट है, प्लस उक्त ये भी करेक्ट है, तो ई प्लस यू क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला नियम हम देख लेंगे, ये क्या है, यदि छोटा ऊ या बड़ों के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे स्वच्छ, इसका क्या होगा, सु प्लस अच, सु भी सही है हिंदी भाषा के अनुसार और अच भी सही है। ऊ प्लस आ वाह हो गया। इस तरह स्वागत,
स्वागत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो स्वागत को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये दे देगा कि सु प्लस आगत ये कौन से प्रकार की संधि है, तो आपका आंसर क्या होगा, यण संधि। तो इसमें सु प्लस आगत, उ प्लस आ क्या बन गया, वा बन गया। इसी तरह अन्वित तो अनु प्लस इत, उ प्लस ई वी हो गया। इस तरह अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अनु भी सही है एषण भी सही है, उ प्लस ए वे हो गया। इस तरह गुरुवेदन, गुरुवेदन का गुरु प्लस ओदन, तो उ प्लस ओ वो बन गया। ठीक है फ्रेंड, मात्रा का भी ध्यान रखना है। ए हो गया तो ये वाली मात्रा, ओ है तो ये वाली मात्रा, ई है तो ये वाली मात्रा। जो पहली बार संधि विच्छेद पढ़ रहा हो, इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर ले, जैसे आपको अच्छे से सारे नियम याद हो जाएं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नियम हमारा है यण संधि में ही री के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आ जाए तो रा हो जाता है। एग्जाम्पल प्रत्याज्ञा, ये भी दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रत्याज्ञा क्या होगा, प्रित प्लस आज्ञा, प्रित भी सही है और आज्ञा भी सही है। प्रित को अगर ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता, प्रित प्लस आज्ञा, तो ये क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता, ऑप्शन में ये रहता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह मातृइच्छा, तो मात्र प्लस इच्छा, मात्र भी सही है इच्छा भी सही है, दोनों सही होने चाहिए, तभी आपका संधि विच्छेद करेक्ट होगा, वरना गलत हो जाएगा। री प्लस ई री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, स्वर संधि का आखिरी टाइप है, आखिरी प्रकार है अयादि संधि। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यही पूछता है आपसे। ठीक है फ्रेंड, अयादि संधि, इसमें नियम क्या है, यदि ए या अय के बाद कोई भी स्वर आए तो ये क्रमशः ए को अय और अय को आय हो जाता है या बना देता है। जैसे उदाहरण नयन है, इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, ने मीन्स ये क्या आपका आ गया, ए आ गया, और अन, ए के बाद अगर आ जाए तो क्या हो जाता है, अय। नियम के अनुसार, जैसा आप देख भी सकते हैं, ए के बाद आ गया तो क्या हो जाता है, अय। इस तरह अगर आप गायक की बात करेंगे तो आय कब आएगा, जब अय लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे गए प्लस अक, अय प्लस आ, आय हो गया। इस तरह नायिका की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो अय लग जाएगा, जाहिर सी बात है। नय प्लस इका, अय प्लस ई, आई हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों ही एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला नियम हम देख लेंगे, ये क्या है, यदि ओ या औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ओ का औ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है। मीन्स अगर ओ आ जाए तो औ, अगर औ आ जाए तो आओ। डिफरेंस आप देख लीजिए, जैसे पवन, पवन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आओ है तो इसका मतलब आपको ओ लगाना पड़ेगा ना, तो पो प्लस अन, तो ये क्या हो गया, ओ प्लस आओ हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह अगर पवित्र की बात करेंगे तो यहाँ पे पो प्लस इत्र मीन्स ओ प्लस ई अवी हो गया। इस तरह अगर पावक की बात करेंगे तो पाओ प्लस अक, आओ प्लस आओ आ गया। आओ लाने के लिए आपको आओ लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह अगर हम नाविक की बात करें तो इसमें बड़ा आ है तो इसका मतलब आपको औ लगाना पड़ेगा, नौ प्लस इक। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे इक आ रहा है, तो यहाँ पे औ प्लस ई क्या हो जाएगा, अवी। तो यहाँ पे नाविक, ये भी चारों क्वेश्चन जो चारों टाइप हैं, जो चारों एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। संधि का पहला टाइप हमने पढ़ चुका है, स्वर संधि, जिसके 5 प्रकार हैं। अब संधि का दूसरा प्रकार क्या है, व्यंजन संधि। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ज्वाइनिंग अ कॉन्सोनेंट विद अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट, व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ये चारों ही जो उदाहरण है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर हम जगदीश की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जगत प्लस ईश, ये दोनों ही ग्रामर के नियम के अनुसार सही शब्द हैं। तो इसमें ता प्लस ई ये क्या बन गया, दी बन गया। इसी तरह अगर हम उज्ज्वल की बात करेंगे तो यहाँ पे उत प्लस ज्वल, ये क्या हो गया, ता प्लस जा, मीन्स ये क्या है, व्यंजन, ये स्वर।
और दूसरे वाले में क्या है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम सत प्लस जन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन। सज्जन भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि ये कौन से प्रकार, इसमें कौन से प्रकार की संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रख लीजिए कि सज्जन, जगदीश, दिग्गज, ये इन सब में व्यंजन संधि रहती है। तो इसमें सज्जन है तो ता प्लस जा, ये क्या हो गया, जा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम दिग्गज की बात करेंगे तो यहाँ पे दिक प्लस गज, ये दोनों ही शुद्ध हैं, तो यहाँ पे का प्लस गा, ये गा बन गया। ठीक है फ्रेंड, आधा गा और पूरा गा। फिर अगर हम संधि के तीसरे प्रकार की बात करेंगे, विसर्ग संधि। ये जनरली बहुत रेयर केस में पूछता है, फिर भी आप देख लीजिए विसर्ग संधि। इसका सिंबल ये हो जाता है। अगर आपको ये दे दे और पूछ ले कि इसमें कौन से प्रकार की संधि है, तो आप क्या टिक करेंगे, विसर्ग संधि विथ अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। विसर्ग ये सिंबल होता है के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नमस्ते, निर्णय, निर्जन, दुर्लभ, इन सब में क्या है, विसर्ग संधि। अगला टॉपिक है विराम चिन्ह, जिसे हम पंक्चुएशन भी कहते हैं। आपसे ये साइन दे देगा क्वेश्चन में और ये पूछेगा ये कौन सा विराम चिन्ह है। इंग्लिश में तो सभी को पता रहता है, लेकिन हिंदी में सबको पता नहीं रहता, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। ये वाला साइन इंग्लिश में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम। ये वाला साइन क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मीन्स विस्मय सूचक चिन्ह। फिर ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, हिंदी में हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। फिर ये डैश, डैश को हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। फिर है हाइफन, ये इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। फिर अगला हमारा है अर्ध विराम, मीन्स सेमी कोलन, ये वाला साइन, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध विराम। फिर है ये वाला साइन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग और हिंदी में कहते हैं विवरण चिन्ह। फिर नेक्स्ट है ये वाला, अगर आपको डॉक्टर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, डॉक्टर लिख के ये, इसी को क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। फिर लास्ट क्या है, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसे हम साइन ऑफ कैरेट भी कहते हैं, ये वाला। यूपीपीएससी में ये साइन पूछ के आपसे ये पूछा था कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड, इस चिन्ह का इस्तेमाल अगर वाक्य में हमारा कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला टॉपिक है वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। सबसे पहले कर्तव्य वॉइस, जिसे हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, वे वाक्य जिनमें क्रिया का वचन तथा लिंग कर्ता के अनुसार होता है, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम्पल क्या है, पीयूष पतंग उड़ाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें पीयूष क्या है, वो सब्जेक्ट है, पतंग ऑब्जेक्ट है, और जो ये वर्ब का यूज हो रहा है वो पीयूष के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा क्या है, कर्म वॉइस, जिसे हम पैसिव वॉइस भी कहते हैं। वाक्य में क्रिया का वचन तथा लिंग कर्म के अनुसार होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, पतंग पीयूष द्वारा उड़ाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे वर्ब का यूज है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, तो पतंग के केस में हम क्या करेंगे, उड़ाई। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सही है। फिर तीसरा क्या है, भाववाच, यही एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है फ्रेंड, भाववाच क्या होता है, वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार होती है। एग्जाम्पल क्या होगा, पीयूष से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा क्या होगा, रवि से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है, मीन जो मेन होता है वो वर्ब ही होती है, ना सब्जेक्ट मेन होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये वाक्य दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा वाच्य है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या टिक करना है, भाववाच्य। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए राम से खेला नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड, खेला नहीं जाता, तो ये भी कैसा वाच्य हुआ, भाववाच्य। अगला टॉपिक है हमारा अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, मीन्स गद्यांश, और 5 से 6 क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, सबसे पहले सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ लें, फिर गद्यांश को देखें, जिससे आपका समय बचेगा।
जैसे एक ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी जीवन किसका काल होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जीवन शब्द का विलोम है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक। अब आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आप क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ मीन्स गद्यांश। तो गद्यांश देखिए, विद्यार्थी जीवन परिश्रम का काल होता है। जो विद्यार्थी इस काल में जितना अधिक परिश्रम करता है और जितना मन लगाकर पढ़ता है, वह परीक्षा में उतने ही अच्छे अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने से प्रायः जीवन में अच्छी सफलता मिल जाती है। अच्छी सफलता मिलने पे शेष जीवन आनंद पूर्वक कट जाता है। अब आपने पढ़ लिया, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी जीवन किसका काल होता है, किसका होता है, परिश्रम का, गा, ठीक है फ्रेंड। फिर दूसरा क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त होते हैं। ये ऑप्शन क्या है, अधिक परिश्रम से। दूसरा ऑप्शन क्या है, मन लगाकर पढ़ने से। तो ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गा, उपयुक्त दोनों। फिर तीसरा क्या है, जीवन शब्द का विलोम क्या है, तो जीवन का विलोम क्या है, मरण, गा। फिर चौथा, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, विद्यार्थी जीवन, ठीक है फ्रेंड। अगला टॉपिक है हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या होते हैं, जो कि हिंदी और व्याकरण के नियम के अनुसार होते हैं, और अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, जो हिंदी और व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं होते हैं। 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है, हम दोनों ही देख लेंगे। पहला क्या है, आप कब आ रहे हो, तो ये क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। इसका शुद्ध क्या होगा, आप कब आ रहे हैं। यहाँ पे रहे हो और यहाँ पे रहे हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरा क्या है, यह किताब उसकी नहीं है, ये अशुद्ध हुआ। इसका शुद्ध क्या होगा, यह उसकी किताब नहीं है, मीन्स इन दोनों का क्या होगा, इंटरचेंज होगा। फिर तीसरा क्या है, किताब मेज पर पड़ी है, ये हमारा अशुद्ध हुआ। इसका शुद्ध क्या होगा, किताब मेज पर है, पड़ी है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला हम देखेंगे फोर्थ, चौथा क्या है, राम को केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। यहाँ पे केवल और मात्र दोनों का मीनिंग एक होता है, मीन्स ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध। इसका शुद्ध क्या होगा, राम को केवल 10 रुपए चाहिए। फिर पांचवा क्या है, तुम्हारे को इससे क्या मतलब, तो यहाँ पे तुम्हारे को है, तो ये गलत हो गया व्याकरण के नियम के अनुसार। तो इसका शुद्ध क्या होगा, तुम्हें इससे क्या मतलब, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला क्या है, कमलेश ने मुझे दिल्ली दिखाया, ये हमारा अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, कमलेश ने मुझे दिल्ली दिखाई, नॉट दिखाया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे दिखाई सही है। फिर सातवां क्या है, गुणवान ऑब्लिक बुद्धिमान स्त्री। अगर ये वाक्य में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, गुणवती ऑब्लिक बुद्धिमती स्त्री। फिर नेक्स्ट क्या है, आठवां, वृक्षों पर कोयल बोल रही है, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध क्या होगा, वृक्ष पर कोयल बोल रही है, नॉट वृक्षों, यहाँ पे क्या होगा, वृक्ष। फिर नौवां क्या है, वह अनेकों भाषाएं जानता है। अनेक अपने में ही क्या है, बहुवचन, तो यहाँ पे जो अनेकों लिखा है वो गलत हो जाएगा, मीन्स अशुद्ध। इसका शुद्ध क्या होगा, वह अनेक भाषाएं जानता है। फिर 10वां क्या है, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। अगर हम कागजात की बात करेंगे तो यहाँ पे निरीक्षण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निरीक्षण की जगह हमारा क्या होगा, जांच, ठीक है फ्रेंड। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। फिर 11वां क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे के आपको, क्षमा कीजिए ऑप्शन ए, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, बी क्योंकि मैंने पटना जाना है, सी कोई त्रुटि नहीं, डी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने, यहाँ पे क्या होगा, मुझे लगेगा, तब ये सही होगा, मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, इसमें अशुद्ध है। फिर 12वां क्या है, प्रत्येक देशवासियों, यहाँ पे ए है, सॉरी, देशवासियों को। फिर देश की सेवा में, बी तन मन धन अर्पण करना चाहिए, सी
या डी कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होगा, ए, प्रत्येक देशवासी को, नॉट देशवासियों को। ठीक है फ्रेंड। फिर 13वां क्या है, बुरे से बुरा आदमी ऑप्शन ए, भी सम्मान ऑप्शन बी चाहता है, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे बुरा से बुरा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बुरे से बुरा। तो ऑप्शन ए में हमारा क्या है, त्रुटि है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।